नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सिद्धार्थनगर जिले में लगातार मंत्रियों का आना जाना लगातार जारी है। सरकार के 9 साल की उपलब्धियां बताने आज प्रदेश और सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल का ये कार्यकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल है। इन 9 सालों में देश में हर तरफ विकास की गंगा बही है। उन्होंने कहा, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा है। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, हर जगह के राष्ट्रपति मोदी सरकार की मुरीद हो गए हैं। उन्होंने कहा, अब तक हर क्षेत्र में मोदी सरकार ने सफलता के साथ लोगों की मदद की है और आज भारत के गरीबों की एक बड़ी आबादी को पिछले कई वर्षों से मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में भी मोदी सरकार ने कई योजनाएं बनाई, वो मील का पत्थर साबित हो रही हैं। कहीं न कहीं से इनको बेमिसाल कहा जा रहा है। सचमुच बेमिसाल है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपने देखा कि वो जितने रुके हुए काम थे, इस सरकार ने जैसे ऐसे संकल्प लिए थे कि जो काम अब तक इस देश की आज़ादी के बाद 70 सालों में किसी ने नहीं किया था, उन सारे कामों को बारी बारी से, चाहे वो देश की सीमाओं से लेकर देश के आंतरिक विषयों पर, सब काम, कश्मीर का धारा 370 हटाना, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक के मुद्दे पर काम करना, इस देश में किसान के लिए किसान सम्मान निधि पहली बार इतिहास में दी गई, अस्पताल, पुल, सड़क, फ्लाईओवर, एयरपोर्ट्स, केंद्र से लेकर केंद्र के 9 साल हुए तो उत्तर प्रदेश के ये 6 साल, कहीं न कहीं से इन दोनों डबल इंजन की जो सरकार कही जा रही है, उनका परिणाम उत्तर प्रदेश में भी आपको दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं से अमरोहा में पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पूर्ववर्ती सरकारों पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश को गर्त में ले जाने का काम पहले की सरकारों ने किया है और इस दौरान बीजेपी सरकार की उन्होंने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा है कि जनता के लिए बीजेपी ने कई काम किए हैं। बताते चले, पत्रकार वार्ता में पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल ने कहा कि कांग्रेस और पूर्ववर्ती सरकारों ने देश को गर्त में ले जाने का कार्य किया है। बीजेपी ने घर घर शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को मुफ्त में राशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत गैस का चूल्हा और सिलेंडर और कोरोना वायरस महामारी के वक्त घर पर वैक्सीनेशन पहुंचाकर जनता को महामारी से बचाने का काम किया है। वो गरीब बेरोजगार परिवारों का अनेकों जगह अनेकों योजनाएं और सुविधाएं देने का काम बीजेपी सरकार ने किया। पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल ने बताया कि मोदी राज में भारत का डंका विदेशों में भी बज रहा है। उन्होंने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में फिर से कमल खिलाने और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किया। भारत में 2030 तक सर्वाधिक युवा आबादी होगी। ऐसे में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ विश्व स्तर का ज्ञान, रोजगार के बढ़ते अवसर, शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय प्रदान करने के लिए मोदी की संकल्पना की नई शिक्षा नीति की तैयारी कर रहे हैं। सरल, सहज और विद्यार्थियों की रुचियों के अनुरूप बनाई गई है। कुछ नीतियां नहीं, यह शिक्षा नीति कुछ कौशल विकास, व्यक्तित्व के विकास पर निर्भर है, जो व्यवहारिक ज्ञान के स्थान पर विद्यार्थियों की दक्षता बढ़ाएगी। आपने देखा कि कौशल विकास के अंदर तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ व्यक्ति है उसको भी आगे बढ़ाने का काम कौशल विकास के माध्यम से माननीय मोदी जी की के सरकार के द्वारा से पूरे देश के अंदर चलाया जा रहा है। आज ऐसे लोग, जो लोग अपना हाथ का कोई हुनर दिखा सकते हैं, चाहे वो कारपेंटर है, चाहे वो प्लम्बर है, चाहे वो मकान बनाने वाला है, चाहे वो दरवाजे बनाने वाला है, ऐसे लोग, चाहे कोई ये हमारे जिले में जैसे ढोलक बनाने वाले हैं, ऐसे हर जिले में कोई ना कोई उत्पाद बन रहे हैं। मोदी के कार्यकाल में भारत में 2030 तक अमरोहा के जनपद, आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करने केंद्र सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा। अखिलेश यादव के बयान 80 हराओ बीजेपी भगाओ के बयान पर पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की और पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मंत्री, आप
क्या उनकी प्रवक्ता है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक जनसभा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2014 से अब ऐसी स्थिति आ गई है कि जनता अपना मन बना चुकी है कि अंतरिक्ष में देख लीजिए, अमेरिका और रूस के रॉकेट हमारे यहाँ से लॉन्च हो रहे हैं। दूसरे कार्यकाल में विश्व ने भारत की शाख को माना है और अब तीसरे कार्यकाल में विश्व की अगुवाई करने की स्थिति में भारत रहेगा। बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अखिलेश यादव के बयान 80 हराओ बीजेपी हटाओ के बयान पर पलटवार उन्होंने किया और साथ ही कहा कि क्या मंत्री आप उनके प्रवक्ता है। वो तो हर विरोधी कह रहा है कि हर पार्टी कहेगी कि हम तो अपेक्षा करते हैं कि विरोधी दल हमारी पीठ थपथपाए। अगर विरोधी यही कहेंगे कि मोदी अच्छा काम करते हैं तो इलेक्शन फिर किस बात का। ओवैसी के लव जिहाद वाले बयान पर भी उन्होंने बात किया है। उन्होंने कहा कि उसकी आवश्यकता नहीं है उत्तर देने की पत्रकारों की। वही बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अमरोहा लोकसभा से चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार अभी से बीजेपी इस सीट पर जनता का रुख अपनी ओर करने वाली है। हर पार्टी यही कहेगी ना, हम ये तो अपेक्षा करते हैं कि हमारे विरोधी दल हमारी पीठ थपथपाए। करते हैं क्या? वे तो कहेंगे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी, तो फिर वो इलेक्शन किस बात पे लड़ेंगे। वो तो नहीं, यही कहना है, सभी ने कहना है, कांग्रेस भी कहेगी। एक मेरा आखिरी सवाल है, ओवैसी है वो कह रहे हैं कि लव जिहाद कहाँ है, बीजेपी जरा ये बता दें। वो उसकी आवश्यकता नहीं है उत्तर देने की, वो जहाँ जहाँ है सबको मालूम है, आपको भी मालूम है। देखिए आज अभी ये बात हो रही थी, वो जमाना गुजर गया। हमारे कुछ एक राजनीतिक पिछले दौर की बातें करते हैं। आज तर्क आधारित युग है, प्रमाण आधारित युग है। इस देश में 70% जनता युवाओं की है, इन बातों से प्रभावित नहीं होती। मैंने क्या कहा, मेरा वाक्य समाप्त होने से पहले वो अपनी जेब से ये यंत्र निकालते हैं, गूगल पे देख लेते हैं, सच बोल रहा है। गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक सिर पर गंगा जल से भरा कलश लेकर पैदल जा रही शिवरंजनी तिवारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन की इच्छा रखती है और उनसे शादी करना चाहती है। पैदल चल रही शिवरंजनी महोबा आज पहुंची। महोबा पहुंचते ही शिवरंजनी तिवारी का जगह जगह भक्तों ने स्वागत किया। वहीं महिलाओं ने भी पारंपरिक मंगल गीत गाकर स्वागत के साथ आशीर्वाद दिया। शिवरंजनी तिवारी 16 जून को कलश यात्रा को लेकर बागेश्वर धाम पहुंची। आपको बता दें कि पहुंचने वाली है 16 जून को बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना प्रीतम कहने वाली शिवरंजनी उनसे शादी करने की इच्छा रखती है। शिवरंजनी तिवारी ने कहा, जब तक वो बिका ना था कोई पूछता ना था, आपने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। गंगोत्री से सिर पर गंगा जल का कलश लेकर पैदल ही बागेश्वर धाम जा रही है बीबीए की ये छात्रा। तकरीबन 1150 किलोमीटर की दूरी अभी तक तय कर चुकी है। तो आपको बताते चले कि गर्मी जिस तरीके से हाल बेहाल कर रही है, इसी बीच में गौशाला में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र के ढिकवाहा गांव स्थित गौशाला का ये मामला है। गौशाला में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गौशाला में आग लगते ही ग्रामीणों ने गौवंशों को सुरक्षित निकाल लिया। तत्काल अग्निशमन को मामले की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही तत्काल अग्निशमन अधिकारी दमकल कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और तकरीबन 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आज दिनांक 13 तारीख को समय 12:25 पे हमारे फायर स्टेशन में एमबीटी में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम दिखवाहा में थाना श्रीनगर में गौशाला में आग लगी हुई है। इस सूचना पे मैं स्वयं और अपने फायर टेंडर के साथ मौके पे तुरंत जाकर पहुंचा। वहां देखा कि काफ़ी मात्रा में वहां भूसा एकत्रित था जिसमें आग लगी हुई थी। 5-6 जानवर भी वहाँ फंसे हुए थे। उन जानवरों को बाहर निकाला गया। तत्पश्चात जो है फायर टेंडर की मदद से भूसे पे जो है पानी की बौछार करके आग को संभल में एक मकान में भीषण विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में अब तक 13 लोगों की घायल होने की जानकारी है। एक बच्चे समेत 4 की मौत हो गई। आपको बता दें कि हालत नाजुक अभी बनी हुई है। मौके पर दमकल और पुलिस विभाग की टीम रेस्क्यू कर रही है। चारों ओर चीख पुकार मची हुई है। घायलों का सरकारी अस्पताल में
इलाज चल रहा है। 5 को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि मकान में खतरनाक आतिशबाजी का सामान रखा हुआ था, जिस वजह से ये विस्फोट हुआ। आपको बता दें, भीषण विस्फोट का ये पूरा मामला गुन्नौर कोतवाली इलाके के मोहल्ला सराय का है, जहां मंगलवार को साबिर अली के मकान में भीषण विस्फोट हुआ। बताते चले कि साबिर अली आतिशबाजी का काम करता है और उसने अपने मकान को ही पटाखों का गोदाम बना रखा है। अचानक हुए भीषण विस्फोट के चलते पूरा मकान तहस नहस हो गया है, जबकि आसपास के मकान भी विस्फोट की चपेट में आ गए हैं। इससे पूर्व मकान में विस्फोट होने के चलते उसके मलबे में घर के तमाम सदस्य दब गए। भीषण विस्फोट के चलते मलबे में परिवार के लोगों के दबने की सूचना से हड़कंप मच गया है। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीम पहुंची। दमकल विभाग ने आग को बुझाने के लिए रेस्क्यू चलाया। वहीं मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने का काम किया गया। पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आनंद फानंद में मलबे में दबे सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं घटना स्थल पर लोगों की चीख पुकार मची है। आतिशबाजी का काम करने वाले साबिर अली ने बताया कि उसने अपने घर पर आतिशबाजी के 2 कट्टे रखे थे। मंगलवार को वो दवाई लेने के लिए बबराला गया था। इसी बीच उसके घर में विस्फोट हुआ, जिसके चलते परिवार के लोग मलबे में दब गए। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर के प्रभारी डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि हादसे में 13 लोग घायल हुए, जिसमें 5 लोगों को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। इसके अलावा एक बच्चे की हालत नाजुक है। सभी घायलों का समुचित उपचार किया जा रहा है। प्राइमा फेसी जो ये गुन्नौर कस्बा में एक एरिया में यहाँ पर अंदर भंडारण किया जा रहा था, ये दिवाली के जो पटाखे होते हैं उनका, और उसी में किसी कारण से आग लगने से यहाँ पर आग लगी और विस्फोट हुआ, जिससे कि जो आग जिस घर में भंडारण हो रहा था उसमें वो भी क्षतिग्रस्त हुआ, वो गिर गया और उसके कारण कुछ लोगों की इंजरी हुई है और कुछ लोगों की डेथ हुई है। अब तक टोटल यहाँ से जो अम्बेडकर नगर में कुल्हाड़ी से काटकर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। भतीजे ने कुल्हाड़ी से काटकर चाचा की हत्या की है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के चलते यह हत्या की गई है। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। ये पूरा मामला अम्बेडकर नगर के राजा सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के चांदीपुर कला का बताया जा रहा है। हाँ, यहाँ एक शब्बुल नाम के व्यक्ति हैं, उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष की है। तो एक उनके परिवार के ही चांद मोहम्मद हैं, वो बता रहे हैं इनके भतीजे को उन्होंने ही कुल्हाड़ी से मारकर उनकी हत्या कर दी है। तो अभी आरोपी पकड़ा गया कि नहीं? आरोपी अभी पकड़ा गया नहीं गया है, पुलिस तलाश कर रही है, जल्दी ही पकड़ लेंगे उसे। किस बात को लेके विवाद था ये विवाद कोई साफ नहीं बता पा रहे हैं। ज़्यादा पता लगाने पर ही पता लग रहा है कि बहुत पहले कोई जमीन का थोड़ा मोड़ा विवाद था, कोई विवाद विशेष नहीं था। हाँ, यहाँ एक शब्बुल नाम के व्यक्ति हैं। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अमरोहा में अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक पर 2 लोग सवार थे। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल है। गंभीर युवक की मेरठ में इलाज चल रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। ये पूरा मामला गजरौला थाना क्षेत्र के टेवा फैक्ट्री के सामने हुआ। बाराबंकी में एक झाड़ियों में अर्धनग्न हालत में महिला का शव बरामद हुआ। लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस महिला के शव की शिनाख्त में जुटी है। रामसनेही घाट कोतवाली क्षेत्र के भानपुर कोठी चौराहे के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बता दें कि झाड़ियों में एक महिला का शव मिला है। लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। शव मिलते ही हड़कंप मच गया है। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई।
देवरिया सदर तहसील में तैनात कानूनगो जोखन प्रसाद को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। बताया जा रहा है कि कानूनगो तहसील स्थित सरकारी आवास पर 25,000 रुपए घूस ले रहा था। तभी पीड़ित के इशारे पर एंटी करप्शन टीम ने कानूनगो को रंगे हाथों पकड़ लिया। घूसखोर कानूनगो को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार कर सदर कोतवाली भेजा। ये कार्रवाई इंद्रेश कुमार गुप्ता निवासी खड़ाई थाना रामपुर कारखाने की शिकायत करने पर की गई। धारा 24 हम करवाए थे दिसंबर में। फरवरी में हमारे वादियों द्वारा पत्थर उखाड़ दिया गया, जिसके एवज में पत्थर उखाड़ने का मुकदमा और रीपैमाइश के लिए कानून से पैसा मांग रहे थे। कितना? 50,000 रुपये। कितना देने गए थे? 25,000। पहले बोले तो 25,000 दोगे तब हम जाके टीम गठित करेंगे और काम करेंगे। उसके बाद फिर पैसा आगे का चाहिए जी। टीम का अलग से पैसा। शिकायत गोरखपुर जा किए थे कि देवरिया से? पहले हम फोन पे किए, उसके बाद गोरखपुर जाके किए। ठीक, उसके बाद टीम आई तो आपसे कहाँ संपर्क की? तहसील में। और इनको पैसा कहाँ आपने दिया? आवास पे, इनके सरकारी आवास पे। क्या नाम है कानूनगो का? श्री जोखन प्रसाद। धारा 24 हम करवाए थे दिसंबर में। फरवरी में हमारे वादियों द्वारा पत्थर उखाड़ दिया गया, जिसके गोंडा में टेढ़ी नदी में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। 16 से 18 साल दोनों की उम्र बताई जा रही है। बच्चों की मौत से गांव में कोहराम मचा है। कोतवाली देहात भदुआ तहरर का ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें, नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। अमरोहा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हुआ और जवाबी फायरिंग में एक बदमाश भी घायल हुआ। 25,000 का इनामी बताया जा रहा है। बदमाश एसपी आदित्य लांघे ने इस मामले की जानकारी दी है। बदमाश के पास लूटी हुई रकम, कारतूस के साथ भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया। खबर अमरोहा से है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस की बाइक सवार बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से 25,000 रुपए का इनामी बदमाश रोहित घायल हुआ। वहीं एक सिपाही भी मुठभेड़ में घायल हुआ है। एसपी आदित्य लांघे ने बताया कि मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश 25,000 का इनामी है, जो धनौरा क्षेत्र में हुई 2 लूट की घटनाओं में वांछित था। बदमाश के कब्जे से लूटी हुई रकम, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई। फिलहाल मुठभेड़ के बाद घायल बदमाश और सिपाही को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आज मंडी धनौरा पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिस दौरान एक व्यक्ति को जब रोकने का इशारा किया गया तो उस व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने भी अपनी तरफ से फायर किया, जिसमें उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। एक पुलिस का सिपाही भी घायल हुआ है। इस व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो पता चला ये व्यक्ति 25,000 का इनामिया था। 2 लूट के मुकदमे में ऑलरेडी यहाँ से वांछित चल रहा था। इस व्यक्ति से लूटी हुई रकम लगभग 17,000 रुपये भी बरामद हुआ है। एक संदिग्ध मोटरसाइकिल और अवैध असला बरामद हुआ है। साथ ही साथ इस व्यक्ति को और जो पुलिसकर्मी है उसको उपचार हेतु अस्पताल में भेजा गया। संभल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अनियंत्रित होकर पलटी मिनी बस हादसे में 25 यात्री घायल हो गए। इस दौरान चालक मौके से फरार हो गया। संभल जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार मिनी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस सवार 25 यात्री घायल हुए हैं। मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। आरोपी चालक मौका पाकर फरार हो गया। पुलिस ने लोगों की मदद से घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जिनमें 5 की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सभी घायल फिरोजाबाद जिले से अमरोहा जिले में मियां बाबा की जांच करने जा रहे थे। अनियंत्रित होकर बस पलटने से पूरा मामला रजपुरा थाना इलाके के गांव देवपुरा का बताया गया, जहां बुधवार सुबह यात्रियों से भरी तेज रफ्तार अनियंत्रित मिनी बस पलट गई। सीतापुर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। दिन रात मिट्टी खनन कर रहे हैं। विशेष सचिव के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए खनन माफिया देखे गए। जिला प्रशासन की शह पर यह पूरा काम किया जा रहा है। मानकों को ताक पर रखा जा रहा है और हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली दौड़ रही है। शहर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर लखीमपुर रोड नानकारी के पास दिन रात मिट्टी खनन किया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन आंखों पर पट्टी बांधे हुए है। सूत्रों की माने तो जेसीबी मशीन
मशीन और लगभग 10 ट्रैक्टर ट्रॉली को लगाकर दिन रात मिट्टी खनन खोले में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये मिट्टी किसी बड़े व्यापारी के प्लॉट पर डाली जा रही है, जिसमें जिले के बड़े अधिकारियों से लेकर बड़े खनन माफियाओं का शामिल होना बताया जा रहा है। मानव को ताक पर रखकर इस तरह से मिट्टी खनन पर हो रहे अभी तक किसी भी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। विशेष सचिव के निर्देश पर अवैध रूप से मिट्टी खनन पर अभियान भी चलाया गया, मगर अब भी वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिसके बाद खनन माफिया खुले में मिट्टी खनन कर सरकार को खुली चुनौती दे रही है। नगर निकाय चुनाव के पश्चात एक शासन का अभियान आरंभ किया गया। उसमें करीब 6 अभियान टोटल है। उसमें से एक अभियान हमारा है अवैध खनन के ऊपर। उस गाइडलाइंस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी खनन अगर कहीं पर हो रहा है तो यूपी 112 अथवा थाने के लोग उस खनन स्थल पर नहीं रहेंगे, बल्कि तत्काल अपने सीओ को बताएंगे और सीओ एसडीएम से बात करके तहसील स्तर पे, थाना स्तर पे एक टास्क फोर्स बनाएगी, मौके पे जाएंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। यूपी 112 पे तमाम सूचनाएं आती हैं और थाने पे भी आती हैं। तो ये स्पष्ट रूप से मना हुआ है कि कोई भी कांस्टेबल या एसआई थाने का नहीं जाएगा, उसकी शिकायतें इसमें हो रही थी। इसको लेकर क्रियाविधि पहले से तय एसओपी बनाएगी, इसमें कार्रवाइयाँ हो रही हैं। एक और बात बताई गई कि अगर बड़े लेवल पे खनन कहीं थाने में हो रहा है और एसएचओ के संज्ञान में है तो एसएचओ स्वयं वहाँ ना जा करके सीधे पहले सीओ से बताएंगे, सीओ एसडीएम से डिस्कस करेंगे और उसके लिए एक एसओपी शासन से पहले से तय कर दी गई है। उसके आधार पे जो टास्क फोर्स बनी तहसील लेवल की, थाने लेवल की, उसमें लोग जाएंगे, उस पर लोग कार्रवाई करेंगे। अब तक ये है, अभी तक जो है अभियान जो हमारे यहाँ 15 से लेकर 31 तारीख तक, इस पर हमारे यहाँ चूँकि बहुत बड़े लेवल खंड हमारे यहाँ प्रकाश में नहीं आया था, लेकिन छोटे मोटे जो भी ऐसे जो इलीगल उनको बंद कराया गया है, आवश्यक विधिक कार्रवाई उस पर हम लोग करवा रहे हैं। सर लहरपुर क्षेत्र में कुछ अवैध खनन चल रहा रात के अंधेरे में, उस पर कोई कार्रवाई हुई तो नहीं? आपने बताया है और मैं इसको एसएचओ से बात करूंगा, मैं सीओ एसडीएम से बात करूंगा, क्योंकि एसएचओ को अधिकार वहाँ जाने का नहीं है, मेरा सीओ को बताया है। तो मैं सीओ से बात घर पर से बात करूँगा, एसडीएम से बात करूँगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।